राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। आज आचार्य विनायक नरहरि विनोबा भावे की 126वीं जयंती है। यह अहिंसा और मानवाधिकारों के भारतीय पैरोकार थे। इन्हें आचार्य उनके शिक्षण के कारण कहा जाता था। भूदान आंदोलन के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी के अत्याधुनिक उत्तराधिकारी माने जाते थे। ये प्रख्यात दार्शनिक भी थे। गीता का उनके द्वारा मराठी भाषा में अनुवाद भी किया गया, जिसका नाम गीताई है। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को कुंगण क्षेत्र के कोलाबा में गागोजी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। विनायक नरहरि शंभूराव और रुक्मिणी देवी के सबसे बड़े बेटे थे। इनके पिता एक तर्कवादी आधुनिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और बड़ौदा में काम करते थे। इनका पालन पोषण के दादा शंभूराव भावे ने किया। विनोबा भावे ने बहुत कम उम्र से ही भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। नवस्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी के भाषण के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्ट से इनका ध्यान गांधी फिलॉसफी की तरफ आकर्षित हुआ। 1918 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने के लिए बॉम्बे जाते समय इन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्रों में आग लगा दी। भावे ने महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए अखबार में लिखे लेख को पढ़ने के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने गांधी को एक पत्र लिखा और पत्रों के आदान प्रदान के बाद गांधी ने भावे को अहमदाबाद के कोचराब आश्रम में बुला लिया। इसके बाद भावे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भावे ने गांधी के आश्रम में शिक्षण, अध्ययन, कताई, समुदाय के जीवन में सुधार जैसी गतिविधियों में गंभीर रुचि के साथ काम किया। खादी, ग्राम उद्योग, नई शिक्षा, तालीम, स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित रचनात्मक कार्यों में इनकी भागीदारी बढ़ती रही। इन्होंने गांधी की इच्छा के अनुसार वर्धा आश्रम का कार्यभार भी संभाला। बाद में इन्होंने मराठी मासिक महाराष्ट्र धर्म भी निकाला, जिसमें उपनिषदों पर उनके निबंध कहे जाते थे। बाद में यह मासिक साप्ताहिक बन गया और लगातार 3 साल तक जारी रहा। विनोबा भावे ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 और 1930 के दशक के दौरान इन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और 1940 के दशक में ब्रिटिश शासन के अहिंसक विरोध के प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए इन्हें 5 साल की सजा दे दी गई। हालांकि इनके लिए जेल नहीं, पढ़ने लिखने की जगह थी और ये अपने साथी कैदियों के साथ गीता, उपनिषद आदि पर वाद विवाद करते रहते थे। इनके छोटे भाई बालकृष्ण भी गांधीवादी थे। गांधी ने उन्हें और मणिभाई देसाई को उर्ली कंचन में एक प्रकृति चिकित्सा आश्रम करने का काम सौंपा था, जहां बालकृष्ण ने पूरी भूमिका निभाई थी। इन्होंने कई पुस्तकों का निर्माण किया। विनोबा भावे एक ऐसे अनुवादक थे जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों को आम आदमी तक पहुंचाया। ये वक्ता और भाषाविद भी थे, जिनके पास कई भाषाओं मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत की उत्कृष्ट कमान थी। ये अभिनव समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत के भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि 18 अप्रैल 1951 को भावे ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली में अपना भूमिदान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जमीन के मालिक भारतीयों से दान की गई जमीन ली और इसे गरीबों और भूमिहीनों को दे दिया ताकि वे खेती कर सकें। फिर 1954 के बाद उन्होंने पूरे गांव का चंदा मांगना शुरू कर दिया उस कार्यक्रम के लिए जिसे उन्होंने ग्राम दान कहा। उन्हें 1000 से अधिक गाँव दान के रूप में मिले। इनमें से उन्हें अकेले तमिलनाडु में 175 दान किए गए गाँव मिले। प्रसिद्ध गांधीवादी और नास्तिक लवणम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अपने भूमि सुधार आंदोलन के दौरान भावे के दुभाषिया बने। भावे ने अपने जीवन के बाद के हिस्से को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पौनार में ब्रह्म विद्या आश्रम मंदिर में बिताया। जैन धर्म में वर्णित समाधि मारण को स्वीकार करके उन्होंने भोजन और दवा लेने से इनकार कर दिया और 15 नवंबर 1982 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो उस समय मॉस्को में थी, उन्होंने अपनी यात्रा छोड़कर भावे के अंतिम संस्कार में भाग लिया। वर्ष 1983 में मरणोपरांत विनोबा भावे को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर 2+2 वार्ता हुई। इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों से बात की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान, भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग व अन्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के उपरांत रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने मीडिया वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। 2+2 इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिनिस्ट्रियल डायलॉग के लिए ऑस्ट्रेलिया के दोनों मंत्रियों का स्वागत करना मेरे लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है
और इससे मुझे बेहद खुशी भी है। 2+2 डायलॉग इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के महत्व को दर्शाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है जो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन के शेयर्ड विजन पर पूरी तरह से आधारित है। दो लोकतंत्रों के रूप में पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। आज हमने बाइलेटरल और रीजनल इश्यूज पर मिनिस्टर पेन और मिनिस्टर डटन के साथ गहन और व्यापक चर्चा की है। हमने रक्षा सहयोग और वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई सहित व्यापक सहयोग के लिए विभिन्न इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स पर भी चर्चा की है। हमने अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय स्वरूपों में सहयोग और अन्य संबंधित विषयों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया है। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स पर कायम रहना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया है। बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन पर हमने सभी सर्विसेज में मिलिट्री एंगेजमेंट्स का विस्तार करने, ग्रेटर डिफेंस इंफॉर्मेशन करने की सुविधा प्रदान करने और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मिलकर काम करने का भी निर्णय लिया है। डिफेंस कोऑपरेशन के संदर्भ में मालाबार एक्सरसाइजेज में ऑस्ट्रेलिया की निरंतर भागीदारी को देखकर दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई है। हमने ऑस्ट्रेलिया को भारत के बढ़ते रक्षा उद्योग में शामिल होने और रक्षा उपकरणों के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया है। डॉक्टर जयशंकर जी और मैं दोनों ऑस्ट्रेलियाई मंत्रियों को महामारी की चुनौतियों के बावजूद उनकी भारत की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया है। दोनों पक्ष एक स्ट्रांग और रोबस्ट पार्टनरशिप के निर्माण के लिए हाई लेवल एंगेजमेंट्स को जारी रखने पर भी पूरी तरह से सहमत हुए हैं। We have just concluded the first India-Australia 2+2 ministerial dialogue. This format is reflective of our growing engagement under the umbrella of our comprehensive strategic partnership. Before our meeting today, I met Minister Payne in the morning to discuss a range of bilateral, regional and international issues. I thank both the Australian ministers and the Australian delegation for their effort to come here in person to make this dialogue happen. As democratic polities, market economies and pluralistic societies, we have a natural bonding that has assumed contemporary relevance in a changing world. It was during the first India-Australia Virtual Leaders Summit held on 4th June 2020 that our Prime Ministers agreed to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership. This 2+2 dialogue format is a direct outcome of that Leaders Summit and is pursuant to the comprehensive strategic partnership. India-Australia relations have experienced unprecedented momentum in the last 7 years. There have been frequent engagements despite the pandemic in a range of areas. New mechanisms have come up reflecting new energies. Our people-to-people contact has added a unique dimension to this relationship through the flow of talent, ideas, education and tourism. Today, as the four ministers come together for the first time, we discussed our experiences and further collaboration in responding to the COVID-19 challenges. Decentralized globalization, strategic autonomy and a sharper sense of national security are some of the relevant outcomes. We also underlined our commitment to creating secure and resilient global supply chains. We welcomed the renewed vigor with which both sides are now engaging on trade issues to fully expedite the complementarities between us. As has been stated by Raksha Mantri ji, we have had some significant progress in our defense cooperation framework, and we have set out an ambitious framework to further enhance our cooperation. भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने नागपुर में सड़क सुरक्षा संबंधी AI पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और सरकार द्वारा परिवहन और सड़क सुरक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी। मौके पर नागपुर क्षेत्र के अधिकारी व परिवहन
उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित रहे। सांसद होने के नाते हमने नागपुर के लिए कुछ बातें तय की है कि विशेष रूप से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, और तीनों बातों पर हमने काम शुरू किया है। विशेष रूप से नाग नदी जो थी नागपुर की, उसके ऊपर 2400 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की अब शुरुआत हो रही, जो सीवेज वाटर हमारा है। बाकी भी नालों में काम करने वाले हैं, जिससे नागपुर के वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम निश्चित रूप से हम सुलझाएंगे। और पहली बार देश में ये जो गंदा पानी सीवेज वाटर था, इसको रिसाइकलिंग करके हमारी महानगर पालिका पावर जनरेशन के लिए दे रही है, जिससे 325 करोड़ हमको रॉयल्टी के रूप में उस पानी से मिलता है। अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पानी से हम मीथेन निकालकर बायो सीएनजी करने की कोशिश चल रही है। पर अब मैं और आगे जाकर ये कमिश्नर साहब से मैंने चर्चा की है कि सीवेज वाटर का कन्वर्शन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में उसको कैसे हमारे उत्पादन में करें। सोलर पावर का उपयोग करके इस गंदे पानी को हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसके द्वारा इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके हम शहर का ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने अभी डीजल की जो बसेस थी, करीब 125 बसेस सीएनजी पर कन्वर्ट की है। नागपुर महानगर पालिका में अगर हम लोग पेट्रोल की पूरी गाड़ी अगर सीएनजी पे कन्वर्ट करती है तो मीना साहब, हम 1 करोड़ रुपए साल का पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं। हमारी बचत कम से कम 50 से 60 लाख रुपए महीने में हो सकती है, ताकि सभी अधिकारी और सबकी पेट्रोल कार को तुरंत कन्वर्ट करें। ये बात अगर आप सीरियसली करेंगे तो निश्चित रूप से नागपुर का पोल्यूशन भी कम होगा और उसका उपयोग होगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते अभी आने वाले 6 महीने में हम मैंडेटरी निर्णय कर रहे हैं कि हमारा पेट्रोल इंजन ये इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन होगा, जिसमें हम 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल यूज़ कर सकेंगे। और इथेनॉल के पंपों को भी सरकार ने मान्यता दी है। और अभी इथेनॉल की बाइक और स्कूटर भी मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ। और पूना में ऑटो रिक्शा भी इथेनॉल की चालू कर रहे हैं। रोड इंजीनियरिंग में भी हमने अभी एयर बैग्स के बारे में मैंडेटरी करने का निर्णय किया है, ताकि इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग्स नहीं थी। तो मैंने पूछा कि गरीब को मरने दो, धनवानों की जान बचाओ, ऐसी कोई आपकी नीति है क्या? इकोनॉमिक मॉडल में क्यों नहीं करते? तब इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयर बैग्स रहेगी। और 2 दिन पहले हमने हमारी रोड पर रोड कम एयर स्ट्रिप बनाई। और जो रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं उसमें 450 हेलीपोर्ट बना रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि एयर एम्बुलेंस के द्वारा अभी नागपुर में हमने लंग्स और हार्ट को ट्रांसप्लांट करने का काम शुरू किया है। कोविड के समय बहुत लोग मर गए, हम उनको चेन्नई पहुंचा नहीं पाए। मैं हमारे एक एमएलए अनिल सोले, उनका भाई मर गया क्योंकि यहाँ से पहुंचा नहीं पाए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बारे में हमने ड्राइविंग लाइसेंस में प्रोविज़न की है कि वो व्यक्ति लिखता है कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो मैं अपने पूरे ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तुरंत अगर हम एक्सीडेंट होने के बाद उनको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम निश्चित रूप से एक तो पहले उनकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। अगर जान नहीं बची तो कम से कम ये जो ऑर्गन्स है, इससे अनेक लोगों को आंखें मिल सकती है, हार्ट मिल सकता है, लंग्स मिल सकती है। ये जो ऑर्गन्स डोनेशन से लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। ये भी काम इसके द्वारा करने की हमारा प्रयास है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज मणिपुर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां पोषण माह से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्य में कुछ समय बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर इसे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा की जा रही चुनावी तैयारियों का हिस्सा बताया जा रहा है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। पहली बार एक सरकार ने जन आंदोलन बनाया, हर परिवार से कहा कि बच्चा क्यों बड़ा भी हाथ धोकर खाना खाए, बाहर कचरा ना फेंके। इसका मतलब एक सरकार ने जनता को मात्र वोट बैंक की नजर से नहीं देखा, जनता को अपना परिवार माना और परिवार से कहा कचरा मत फेंको, हाथ धोकर खाना खाओ और टॉयलेट का इस्तेमाल करो। उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि जब हम भारत के नवनिर्माण की बात करते हैं तो उस भारत में कम से कम हर घर में एक नलका तो होना चाहिए जिससे शुद्ध पीने का पानी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अवगत कराया और बड़े गर्व से कि आज से लगभग 4.5 साल पहले मणिपुर में मात्र 5.7 परिवारों में ही टैप से ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध था। अब वो नंबर बढ़ के 51% हो गया है। लेकिन संकल्प भारत सरकार का और निश्चित रूप से मणिपुर सरकार का ये है कि जब तक हर परिवार में एक टैप सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं देता तब तक हमारा काम अधूरा है। इस काम को हम मिलके केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प है। When we talk about health, as Secretary Pandey has said, there are many facets to it: sanitation, drinking water, and one predominant challenge that women in our country had was the challenge of picking firewood so that you could burn a stove and feed your family in the evenings. Our Honorable Education Minister is seated on the dais today. I remember my term in education, and we used to always worry about the girl child who was made to drop out of school because she had to assist the mother at home to collect firewood, to fetch water. And again, the Prime Minister said that if we talk about a robust economy, if we talk about a nation that thrives, can we have women coughing in their kitchens? And that is why the Prime Minister sought public participation. He appealed to our citizens, give up your subsidy if you can afford it, help poor women so that we can give them a gas cylinder. And I'm grateful in 2014, 1 crore Indian citizens stepped up, gave up what they enjoyed. They believed in the Prime Minister that he will ensure that poor women get a gas cylinder. And the Prime Minister delivered on his promise. शारदा देवी के साथ मेरा राजनीतिक एक सफर लगभग 1.5-2 दशक का है. We've been colleagues for the past 1.5-2 decades. When I came to Manipur in 2010, I remember we went to one Karyakarta's house in a village and they were cooking on firewood. And Sharda Devi today very proudly said, let me take you back to that same family. We now have a gas cylinder. I am proud that the Prime Minister ensured that over 8 crore Indian women receive the benefits of Ujjwala Yojana, and in the state of Manipur, Chief Minister, you should be congratulated that over 1,56,000 families now have a gas cylinder. ये चीजें आंकड़े नहीं है, जीवन है जिनमें बदलाव आया है. क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान की राजनीति में किसी गरीब औरत ने जाकर किसी नेता से ये नहीं कहा कि हर शाम को मैं चूल्हा फूंकते फूंकते धुएं से खांसती हूं. ये वो प्रधानमंत्री समझा जिसकी अपनी मां ने चूल्हा फूंका था. और इसलिए आज when we talk about holistic health, we speak about the benefits of Ujjwala, of drinking water, of toilets.
because these are entities that together form the Poshan Abhiyan. Ladies and gentlemen, Poshan Abhiyan is not limited to the Women and Child Development Ministry alone. It is a partnership between 18 ministries of Government of India. And we come to you today as an appeal on behalf of those 18 ministries. केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धार्मिक संसद में दिए गए महान भाषण की 128वीं जयंती के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए उनके भाषण को पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला, साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाला बताया। Namaskar. Let me first begin by saying that's really good to see all of you, even though it's virtual. While COVID has restricted our physical interactions, it can't take away our social engagements. And it was a pleasure to listen to Mr. Amitabh Mittal, who rightly touched upon many aspects of Swami Vivekananda's speech, who still inspires us even after 128 years. So I'm honored to be invited to address you today as the mark of 128th year of Swami Vivekananda's historic speech at the World Parliament of Religions at Chicago in 1893. His speech shook the world. Even today, it is amongst the most powerful and memorable speeches of all time. And that is why we are still debating and discussing what he spoke about 128 years back. His incisive and piercing address made an irresistible and unforgettable appeal. It paved way for establishing dialogues between the East and the West on spiritual grounds for the first time. और जैसा अमिताभ जी ने कहा, as Amitabh ji rightly said, he talked about the mother of religions. So through his speech, he gave the world an introduction of our ancient civilization and cultural identity, which still many questions, still many ask us to explain on those issues. But I think in that short speech, he very precisely mentioned all those points. He did not talk about the most ancient civilization and the religion of the world, but he also gave an outline how people of this land hold a compassionate view towards the world. He talked about our beliefs and shared his vision and shared the wisdom on which this civilization is built. In that moment in history, his words proved to be like fertile soil for the seed of national consciousness. His words awakened and inspired many to assert our national identity. I remind you, it was the time of British Raj. The invaders and colonial powers had not just plundered our land, but they had also attempted to dilute our rich ancient past and divide our people and distort our historical legacy and Bharat's place in the world. His speech was important in not just making the world aware of who we are, it was also important in awakening national pride back home. उनकी स्पीच केवल शिकागो में जाकर केवल दुनिया भर के सामने भारत की बात रखने के लिए नहीं थी, उसका प्रभाव दुनिया में तो हुआ ही, बल्कि भारत में भी उस गुलामी के दौर पे भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। तो मैं तो कहूंगा स्वामी जी विवेकानंदा was a spiritual giant. Swami Vivekananda was a spiritual giant. He was a globally respected thinker and icon whose ideas continue to shape our ideals even today. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी देशवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से गणेश उत्सव को कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए मनाने की अपील की। देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम
गणेश जी की पूजा और अर्चना भी कर सकें, उनसे प्रार्थना करके अपने अपने प्रदेश के और देश के मंगल की कामना भी कर सकें और कोविड को फैलने से रोकने में भी हम सफल हो पाए, तीसरी लहर ना आए, ये प्रार्थना गणेश जी से भी है, उनके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। लेकिन भगवान भी तब अपनी मदद करते हैं जब हम अपनी मदद आप करते हैं, मतलब हमको मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा जिससे कोविड ना फैले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज दिल्ली के 100 बुजुर्ग यात्रियों को दिल्ली से हरिद्वार रवाना किया। प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर विभिन्न इलाकों से यात्रियों के बस यात्रा कराने की घोषणा की। हालांकि इस अवसर पर वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके वादे की याद दिलाना नहीं भूले। कार्यक्रम में इलाके की निगम पार्षद अंजू देवी व अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 100 बसें बड़ी बात है। आज शाहबाद गांव से 10 बसें जा रही हैं, कल दूसरे गांव से प्रहलादपुर से 10 बसें जाएंगी और फिर बरवाला से जाएंगी। इसी तरह से प्रतिदिन 10 बसें अंजू अमन जी के पूर्ण खुर्द वार्ड से जाएंगी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं आज कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमारे जो घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे हम दिल्ली में बुजुर्गों और महिलाओं को फ्री तीर्थ कराएंगे, लेकिन शायद उनकी कोई बस अभी तक रवाना नहीं हुई है। हुई है क्या? नहीं हुई ना। आज भारतीय जनता पार्टी जो भारत की संस्कृति में धार्मिक आस्था में विश्वास रखती है और मां गंगा की इस तीर्थ यात्रा में आपको पुण्य मिले, आपकी मनोकामना पूरी हो, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत शुभ यात्रा की बधाई देता हूं। और अंजू जी जो आपके साथ जा रही हैं वो 10 दिन वहां रहेंगी। जो भी गांव से लोग आएंगे उनका स्वागत करेंगी, उनको भोजन और प्रबंध होगा। आपकी यात्रा शुभ हो। जब पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो 100 के 100 बसों के जितने भी हमारे तीर्थ यात्री हैं उनके साथ हम लोग यहाँ मिलेंगे। आप यहाँ पर उनका भोजन भंडारा रखें और मां गंगा की आरती के साथ आप लोगों की यात्रा सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में आज भारी बारिश के साथ खूब बिजली चमकी। पूरे दिन होती बारिश से जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जलभराव के कारण दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा परेशान रही। लगातार होती बारिश के कारण कई लोगों के काम रुक गए और कई लोग अपने कार्यालय नहीं पहुंच सके। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में नत्था सिंह वाटिका का एक पेड़ बारिश के बीच गिरकर बीच सड़क पर पहुंच गया, जिसके कारण पूरे रास्ते में जाम लगा रहा। बड़ी मशक्कत के बाद इस पेड़ को काटकर रास्ते को खाली किया गया। वहीं दूसरी ओर कीर्तिनगर इलाके में जल जवाब देखने को मिला। बच्चे हो या बड़े सभी सड़कों की बुरी स्थिति से परेशान दिखे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए दिखे। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया में भी दिल्ली एयरपोर्ट में जल भराव की स्थिति की तस्वीर देखने को मिली और यह देखते ही देखते वायरल हो गया। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से बातचीत की और 30 मिनट के अंदर अंदर एयरपोर्ट को सुखा दिया गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन लगातार बारिश की संभावना जताई गई है और आप सभी से यह आग्रह है कि बारिश को देखते हुए अपने घरों से निकलने से पहले उचित प्रबंध करें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।